अब ये जरा बात कर लेते हैं नीट इम्तिहान की। नीट इम्तिहान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इम्तिहान, जिसमें बैठते हैं इस बार 23 से लेकर 24 लाख बच्चों के बीच कोई संख्या है, वो बैठे हैं। इतना किसी इम्तिहान में इतने बालक नहीं बैठते जितने इस बार बैठे। और वो इम्तिहान कैसे हुआ, पर्चा लीक हुआ, क्या धांधली हुई, पेपर लीक करा करके पैसे लाखों रुपए में पेपर लीक हुआ, उसके बाद बच्चों को पेपर रटाया गया क्या, इसके अलावा क्या ग्रेस मार्क देने में धांधली हुई, बहुत सारे मामले आपने देखा। रोज कुछ ना कुछ इस विषय में आ रहा है। अब विपक्ष के लोग मांग कर रहे हैं सीधे सीधे सरकार से कि पेपर आपसे नहीं कराया गया, इसको स्वीकार कीजिए, रद्द कीजिए नीट के नतीजों को और आप दोबारा इम्तिहान कराइए। एक मामला। अब सुप्रीम कोर्ट में यह मैटर चल रहा है ऑलरेडी। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के नीट ने यह कहा था कि हमने जो 1500 कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए थे, जिसमें से बहुत सारे बच्चे टॉपर निकले, हम उनके ग्रेस मार्क्स रद्द कर रहे हैं। उनको हम कहेंगे कि आप दोबारा री एग्जामिनेशन कराइए अगर आपको चाहिए तो, वरना हम ग्रेस मार्क हटा करके आपको जो मार्क मिले वो नंबर आपके माने जाएंगे। अब एक मामला इससे अलग, नीट का ही मामला, लेकिन इस सारे सुप्रीम कोर्ट के मामले से अलग लखनऊ में यूपी में चल रहा है। वहां हाईकोर्ट में एक मामला गया, एक लड़की ने, जिसको आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उस लड़की ने यह मैटर उठाया और कहा कि मेरी जो मार्कशीट थी वो फटी हुई थी। अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मामले को उठाया और वो आ गई बीजेपी के निशाने पर। बीजेपी प्रियंका गांधी वाड्रा पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगा रही है। प्रियंका गांधी ने नीट एग्जाम विवाद से जुड़े मामले को लेकर एक्स पर, ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें आयुषी नाम की ये नीट कैंडिडेट ने एनटीए पर आरोप लगाया था कि उसकी ओएमआर शीट, आंसर शीट फटी हुई थी। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया। अब आयुषी पटेल के सारे आरोप कोर्ट में झूठे साबित हो गए, फर्जी साबित हुए। आयुषी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एनटीए पर यह आरोप लगाया था। एनटीए ने आयुषी पटेल की असली आंसर शीट जो है वो भी कोर्ट के सामने रख दी। इसको स्वीकार भी कर लिया है इस लड़की ने। इस ओएमआर शीट के मुताबिक आयुषी के 720 में से सिर्फ 355 नंबर आए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में झूठी साबित होने के बाद आयुषी पटेल ने अपनी याचिका को वापस भी ले लिया है और कोर्ट ने अब एनटीए को छूट दे दी है कि वो आयुषी पटेल के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर सकती है। बहरहाल अब यह मामला हुआ, अब चूंकि इसको प्रियंका गांधी वाड्रा ने बढ़ाया था और अब यह फर्जी पाया गया, जाहिर है बीजेपी तो कहेगी कि आपने एक फर्जी फेक न्यूज को आपने बढ़ावा दिया। इस पर बयान है शहजाद पूनावाला, बीजेपी की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनका आपको सुनवा रहा हूं, फिर हम एनटीए की और बात करेंगे। झूठ बोलना कांग्रेस पार्टी की फितरत बन चुकी है। दोनों राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ये झूठ में पीएचडी कर चुके हैं। और एक और झूठ जिसका पर्दाफाश आज हो चुका है, हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया एनटीए को और बाकी एजेंसीज को कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनकी ओएमआर शीट फटी नहीं थी, उनके मार्क्स जो थे, जो उनको लग रहे थे कम दिए थे, वैसा कुछ नहीं था। उनके सारे क्लेम्स फर्जी थे, फेक थे। इनके वीडियो को प्रियंका वाड्रा ने शेयर किया। कोई व्यक्ति अगर कोई सोशल मीडिया पे कुछ लिख देता है तो कांग्रेस की सरकारें उस पर एफआईआर कर देती है, और यहां पर प्रियंका वाड्रा ने इतना बड़ा झूठ फैलाया, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? और ये कब तक झूठ और फरेब के नाम पर कांग्रेस पार्टी कुछ वोट पाने के लिए देश में आग लगाती रहेगी? क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और दूसरी बात, क्या प्रियंका वाड्रा अब जबकि हाईकोर्ट से आ चुका है कि आयुषी पटेल के सारे दावे झूठे थे, उस पर क्या सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगी, हां या ना? माफी तो वो नहीं मांगेंगे, ये तो हम ही कह देते हैं, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन देखिए, ये मामला गलत था, ये मामले कोर्ट में इसका पर्दाफाश हो गया, तो अब बीजेपी इस मामले को उठाएगी, जायज है, ठीक है। लेकिन सर, नीट का मामला इससे बहुत बड़ा है। नीट का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। थोड़ा समय हस्तक्षेप करना चाहूंगा। हाँ, ये मामला भी बहुत बड़ा है। नीट का मामला बहुत बड़ा है। हम लोग पिछले एक हफ्ते से रोज केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्री, एनटीए, सबको जितना कुछ कहना है वो कह रहे हैं। लेकिन एक महिला नेत्री जो कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, अभी संसदीय राजनीति शुरू करने जा रही है, वो झूठ फैलाती है। और अब उनको थोड़े मालूम था कि झूठा मामला है। मैं वही कह रहा हूं, आमतौर पर कोई भी जब होगा, खबर आता है, हम लोग भी कई खबरों को आगे बढ़ाते हैं। गलत हुआ तो या तो उसको डिलीट करते हैं या उस पर लिखते हैं कि हमसे गलती हो गई, कलेजा होना चाहिए। लेकिन ये तुरंत की बात नहीं थी, ये उसके बाद, तुरंत तो बहुत लोगों ने इसको किया, उसके बाद उनकी टीम ने इसको देखा होगा, चेक किया होगा, एक मुद्दा बना होगा, कह रहे ये तो बड़ा कमाल का मुद्दा है, देखो लड़की किस तरह से इस तरह से झूठ बोल रही, तो पहले तो उस लड़की के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रियंका गांधी भी अगर माफी नहीं मांगती हैं तो उनके खिलाफ भी समाज में वैमनस्यता बढ़ाने, जो छात्र हैं उनके अंदर अवसाद लाने,
देश में अलग तरह की अराजकता फैलाने, इसका मामला दर्ज किया जाना चाहिए। ये बड़ा मामला है, इसको उससे कम नहीं आंक सकते। नहीं सर, मैं तुलना भी नहीं कर सकते। नहीं, वो 24 लाख बच्चों का मामला है, ये भी 24 लाख बच्चों का मामला है। 24 लाख बच्चों के मन में उसके बाद भर गया ना कि अरे प्रियंका जी भी कह रही हैं, एक आयुषी पटेल कहेगी तो शायद कम लगेगा। बिल्कुल, मैं ये मानता नहीं। एक बार बिहार में निकल के आया मामला, समीर जी आप बताइए, पूरी तरह से जो है संशय। ये इस मामले की तुलना नीट का जो पूरा विवाद चल रहा है उससे किया जा सकता है क्या? देखिए, मैं तो दो चीज़ें इस मामले में कहना चाहता हूँ। पहला ये कि नीट का जो मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा है कि इसमें अगर 0.001% भी गड़बड़ी हुई है बिल्कुल, तो नीट को ये देखना चाहिए, और निश्चित रूप से भी गड़बड़ी हुई है। जो इतना बड़ा मामला बन चुका है 25 लाख बच्चों का, तो मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार को यह परीक्षा फिर से करवाना चाहिए थी। ये ऐसा नहीं कि परीक्षा फिर से नहीं करवाई जा सकती। इस मामले में मुझे लग रहा है पहले मानना पड़ेगा ना सर कि हाँ गड़बड़ी हो गई, और जैसे ही मानेंगे वैसे रेपुटेशन पर जब सरकार ये मान ले कि हमारे राज्य में कुछ गलत हो ही नहीं सकता, हम ईश्वरीय अवतार हैं, हमारे राज्य में कभी कुछ नहीं हो सकता, तो मुझे लग रहा है कि ये इसी तरह का व्यवहार जब सरकार करती है। शिक्षा मंत्री का बयान वही बताता था। धर्मेंद्र प्रधान ने जिस तरीके से मामले को हल्के से लिया, जिस तरीके से लापरवाही बयान दिया, ये बताता है कि सरकार 25 लाख बच्चों को भविष्य को लेकर कितनी संवेदनशील है। जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है तो अब सब मामले को देखा जा रहा है। नहीं, और शिक्षा मंत्री भी पहले कह रहे थे कोई गड़बड़ी नहीं हुई, बिल्कुल, फिर बाद में उन्होंने कहा कि हाँ कुछ गड़बड़ी हुई है, नीट में सुधार की जरूरत है। अरे ये तो बताइए गड़बड़ी हुई क्या है? और मेरा ये कहना, अगर ये विपक्ष की सरकार में होता तो अभी तो भारतीय जनता पार्टी जमीन आसमान एक कर देती। आप में हुआ तो बड़े मंत्री जवाब दे इस बात का। हाँ। मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री मोदी बच्चों को संबोधित लेकिन वो कह रहे हैं कि ये गलत नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि ये मामला जो है जिसको प्रियंका गांधी ने फर्जी मामले को आगे बढ़ाया, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और ये भी छोटा मामला नहीं है। इसमें दो राय नहीं कि बहुत गलत किया प्रियंका वाड्रा ने। इसके पहले देखिए जो ईवीएम का मैटर आया था बंबई को लेकर, जो अखबार ने खबर छापी थी, उसको लेकर आपने रिट्वीट करना शुरू कर दिया, बता दिया किस तरीके से ईवीएम का खेल हुआ है। बाद में उस अखबार ने कह दिया कि गलत खबर छपी। इसके पहले अमित मालवीय को लेकर किस तरीके से दुष्प्रचार करने की कोशिश की गई, वो मामला गलत निकला। अब यह नीट का मामला निकला कि एक लड़की ने जो डाल दी थी अपनी शीट, पटेल ने, उसका मामला जब गलत निकला, तो मुझे लग रहा है कि अगर आपको इतना बड़ा मामला है, कोई संवेदनशील मामला है, तो उस मामले की पहले आप जांच करवाइए। आपको लगे कि पुख्ता इंफॉर्मेशन है, सही इंफॉर्मेशन है, तब आप इस मामले को उठाइए। सरकार की जवाबदेही आज भी कायम है, बिल्कुल बनती है। ये मामला भी बिल्कुल, इस पर विपक्ष को भी सोचना चाहिए। हाँ बोलिए राहुल जी। देखिए, जिस तरह से गुजरात में अरेस्ट हो रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से बिहार में सॉल्वर गैंग के लोग पकड़े गए हैं, उन्होंने 35 लाख रुपए लेकर किस तरह से उन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरह से ये पूरा फर्जीवाड़ा किया है पूरे नीट को लेकर, सरकार के गेस्ट हाउस बुक, और उसमें मंत्री के ये जो आया है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि किसी मंत्री ने जो है वो लेटर लिख के उनको ठहराया है। अब इस तरह के अगर मामले आ रहे हैं तो पूरे नीट पे पूरी तरह से संशय है, और मुझे लगता है बड़े असंवेदनशील तरीके से सरकार ने इसको पूरे मामले को लिया है। इस नीट के जिस तरह के बार बार चीजें आ रही हैं, मुझे लगता है पूरा नीट दोबारा जो है एग्जामिनेशन कराना जाना चाहिए। इस तरह के मामले नहीं किए जा सकते। आपकी नजर में नीट पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अलग अलग, अगर 5-6 राज्यों के जो स्टूडेंट्स हैं वो गुजरात में एक पर्टिकुलर सेंटर को चूज करते हैं और वो सेंटर दे दिया जाता है, तो बिना अंदर के जो मिली भगत के कैसे होगा? और ये लड़की ने जो किया ये बिल्कुल गलत है। इसमें बोल दिया गया है, ने जो किया, इसमें हाईकोर्ट ने बोला ना, जो नेट है, जो यूजीसी है, नेट है, जो एनटीए है, वो बकायदा इस पे कार्रवाई करे। प्रियंका वाड्रा पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप जो है पत्रकारों पे आरोप लगाते हैं कि हमने अपना क्रॉस चेक नहीं किया और हमने अपनी खबर लिख दी, तो आप पे नहीं आएगा कि आपने बिना क्रॉस चेक किए जो है वो ट्वीट कर दिया। प्रोफेसर साहब, नहीं, कर्नाटक सरकार एफआईआर कराती है, कर्नाटक सरकार गिरफ्तारी कराती है ऐसे झूठे छोटे मामलों पे, तो इस पे भी बहुत छोटे मामलों। प्रियंका ने तो उससे बड़ा अपराध किया है उस लिहाज से। प्रोफेसर साहब, मुझे लगता है दोनों गलत है। जिस प्रकार का प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिस प्रकार से इस चीज़ को आगे बढ़ाया है, उनकी टीम को चाहिए था कि फैक्ट चेक करें, और नहीं तो कम से कम अब जब पता लग गया है और कोर्ट से मालूम हो गया है कि सारा फर्जी था, तो कम से कम एक एपोलॉजी ट्वीट कर देना चाहिए था उनको। यदि यही कहते हुए हाँ ये बात खबर गलत पाई गई, नहीं कम नहीं हो तो वाकई जो कह रहे हैं लोग कि आप फर्जी, एक राहुल गांधी के खिलाफ एक छोटी सी टिप्पणी हो जाती है, गलत टिप्पणी हो जाती है, आप कोर्ट में जाकर के एफआईआर कर देते हैं किसी के खिलाफ, कर्नाटक में कर देते हैं, जहां आपकी सरकारें होती है वहां कर देते हैं। ऐसी टिप्पणी जिससे लाखों लोगों में रोष पैदा हो सकता है, सरकार के खिलाफ विद्वेष पैदा हो सकता है, ऐसी टिप्पणी पर यदि आपको गलती, आपको लगता है कि हाँ गलत हमने कर दिया है, हमसे चूक हो गई है, तो उसको माफ़ी मांग लेने में उसमें कोई, मुझे लगता है उनका कद इससे बड़ा हो जाएगा, छोटा नहीं हो जाएगा। दूसरी बात, नीट की परीक्षा को लेकर के संशय, नीट ही नहीं, यूजीसी का जो एग्ज़ाम होता है जिसमें आप लेक्चरशिप के लिए पात्रता का एग्ज़ाम होता है,
वह भी परीक्षा जो है नीट कहीं ना कहीं जो है एक बहुत बड़ा एग्जाम कराने में इससे बहुत खामियां हैं, और खामियां हैं या स्कैम है या घपला है ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन है जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूनावाला जी प्रोग्राम देख रहे हैं, वो मैसेज कर रहे हैं कि प्रियंका को क्लीन चिट क्यों दी जा रही है? नहीं, कोई क्लीन चिट नहीं दी जा रही है। लेकिन दूसरी बात, लेकिन साथ साथ नीट का जो मूल विवाद है उसकी बात तो करेंगे ना। सौरभ जी बस एक छोटी टिप्पणी कर दूं, मुझे लगता है कि भारत की सरकार के शिक्षा मंत्री जो हैं ये भूल रहे हैं कि ये 25-27 लाख में जो ये असहजता अविश्वास पैदा हो रहा है वो करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक वर्ग तैयार कर रहा है। ठीक है, और इसकी राजनीतिक कीमत भी होती है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा मामला आया और तुरंत सफा हो गया, उन्होंने तुरंत कैंसिल कर दिया और दोबारा चुनाव। यदि यहां भी हो गया होता तो ये सारी चीजें सर दिक्कत मैं आपको बताऊं क्या है कि विपक्ष इस ताक में बैठा है कि ये पेपर कैंसिल हो, और पेपर कैंसिल होते ही ये कहा जाए कि ये सरकारें ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करती है, इनके राज्य में कोई पेपर ढंग से नहीं कराया जा सकता। मैं आपको और उससे सरकार सुन लीजिए सौरभ जी सरकार डर रही है, सरकार डर रही है इससे, पेपर दोबारा कराया जा सकता है। सौरभ जी कांग्रेस पर सवाल खड़ा हो जाएगा। सौरभ जी कांग्रेस के समय भी ये होता था, पहले भी होता रहा है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं। एनटीए ने कम से कम बहुत चीजें सुधारने की कोशिश की है, तो बिल्कुल ठीक बात। बहुत बड़े स्तर पर उन्होंने कम से कम धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि एनटीए में बहुत सुधार की जरूरत है। नहीं शिक्षा मंत्री का बयान है। मैं मना कहां कर रहा हूं, मैं तो वही आपकी बात को मैं दोहरा रहा हूं, जो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं उसी बात को दोहरा रहा हूं। बहुत सुधार किया गया है, लेकिन अभी सुधार की आवश्यकता बाकी है। कुछ सेंटर कंप्रोमाइज हुए हैं, या तो एनटीए के अधिकारी उसमें शामिल हैं, या जहां सेंटर किया जाता है वहां पर मॉनिटरिंग ठीक नहीं है, कुछ तो है। अगली खबर पर बढ़ रहा हूं मैं, अब जरा थोड़ा चुनावी राज्यों की खबर है। हरियाणा की खबर व्यूअर्स आपको दिखा रहा हूं। हरियाणा में पूर्व मंत्री रही हैं किरण चौधरी जी, और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल जी एक टावरिंग पर्सनालिटी थे, उनकी बहू हैं, और तोशाम से कांग्रेस की विधायक हैं किरण चौधरी। ये अपनी पुत्री समेत आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। दिल्ली हेडक्वार्टर बीजेपी में इनकी सदस्यता जो है इन्होंने जाकर के ग्रहण की है, और खट्टर साहब वहां पर जो है खुद मौजूद थे जब इनको बीजेपी में शामिल किया गया। दरअसल इनका लोकसभा का चुनाव, उनकी बेटी का लोकसभा टिकट कट गया था, इनको टिकट दिया नहीं गया था, और उनका नाम है श्रुति, महेंद्रगढ़ से वो सांसद रह चुकी हैं। इस बार उन्होंने टिकट नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने, तो ये अब उनके साथ परिवार के साथ बीजेपी में आ गई हैं। अब मैं आपको इस पर जो दावा है, जो सुनने लायक दावा है, ये तो यही कहेंगे गलत हुआ, बीजेपी कहेगी बहुत स्वागत है आपका। मैं आपको बयान सुनवा रहा हूं शैलजा जी का, कुमारी शैलजा जी भी कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर है हरियाणा की। वो अपने एक नेता की बीजेपी के जाने पर क्या कह रही हैं, वो आप सिरसा से सांसद भी सिरसा से। देखो, कोई तो कारण है, उनकी बेटी की टिकट भी कटी जबकि वो जीतने वाली कैंडिडेट थी, और मैं कह सकती हूँ दावे से कि अगर उनको टिकट मिलता तो वो जरूर प्रचंड बहुमत से जीतते। लेकिन अब क्या कारण बने उनके जानने के मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उनके साथ ज्यादती तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि हमारी पार्टी के दिग्गज रहे हैं ये, और एक परिवार की परंपरा इन्होंने रखी थी, जो बंसीलाल के परिवार का इन्होंने काम सियासत आगे बढ़ाई थी, और श्रुति हमारी एमपी भी रही। दुख तो है, और इसका पार्टी को थोड़ा नुकसान तो होगा ही, बिल्कुल होगा। आ जाओ। कुमारी शैलजा जो कह रही हैं कि इनके साथ तो ज्यादती हुई, ये तो जीतने वाली कैंडिडेट थी, भारी बहुमत से जीतती, अब पार्टी को इसका नुकसान भी होगा। हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी ने बड़ा अच्छा किया इस बार हरियाणा में, 10 में से 5 सीटें जीती है भाई, 5 सीटें भाजपा से छीन ली उसने। लेकिन जो हरियाणा कांग्रेस है, इस पर तो किताब लिखी जानी चाहिए कि कितने धड़े हैं, हर धड़े का एक चैप्टर बना दिया गया है, बेसिकली बहुत बड़ी किताब बनेगी। ऐसा नहीं है, 2 ही धड़े हैं, एक भूपेंद्र हुड्डा का धड़ा है और दूसरा किरण चौधरी, ये कुमारी शैलजा। और भाई लेकिन हमने तो किसी नेता को ऐसे बोलते नहीं देखा, किसी के अपने तो वहां आप खुद सोचिए, सुरजेवाला, किरण चौधरी, जो ये हैं खुद शैलजा, ये हुड्डा जी के उसमें चुनाव प्रचार तक करने नहीं गए,
और हुड्डा जो है इनके क्षेत्रों में चुनाव प्रचार नहीं करने गए। इतनी जो है वो आपस में लड़ाई झगड़ा है। वहां बताया जाता है, इनका एक गैंग का नाम दिया जाता है, किरण चौधरी और इन सब के गैंग का नाम बताया जाता था। गैंग मत बोलिए, गुट बोलिए। तो वो तो है ना मतलब मैं इसको उस तरह में नहीं बोल रहा कि गिरोह बोला जाता है कि ये गिरोह ये अलग है, ये गिरोह अलग है। तो उस तरह से वहां पे राजनीति होती है। तो अगर उस तरह की राजनीति है तो नेचुरली उनके गुट की जो है एक किरण चौधरी जो है वो बीजेपी में जा रही है। किरण चौधरी ने तो बड़ा साफ साफ कह दिया, भाई जीतने वाली उम्मीदवार को आपने टिकट नहीं दिया, पार्टी को नुकसान होगा इसका। हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है और इसीलिए अभी भी ये आश्चर्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ चूक गई कि इतना कांग्रेस का हाउस ऑर्डर में नहीं था, उसके बावजूद वो 5 सीटें हार गई। कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है जिसको भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर तो बहुत मारामारी है, बहुत जबरदस्त मारामारी है और ये कोई कसर एक दूसरे के खिलाफ छोड़ते नहीं है, ये कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अब किरण चौधरी और उनकी बेटी इधर आ जाएं, टिकट नहीं मिला इसलिए नहीं आए, लेकिन इसका जो असली मैसेज है उसको एक लाइन में पढ़ना चाहिए। ये सब तो होता रहेगा। क्या है? राहुल गांधी और प्रियंका के साथ आ जाने के बावजूद, इतना बड़ा बबल क्रिएट करने के बावजूद कांग्रेसी छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं, कांग्रेसी भाजपाई हो जा रहे हैं। एक लाइन की खबर ये, और भाजपा भी ले रही है। कितने लोग चुनाव में भाजपा से गए, दूसरी पार्टियों में गए नहीं। चुनाव हरा, राजस्थान में कितने लोगों ने सामान्य आना जाना होता है, राजस्थान से भी वो ये हरियाणा से भी गए, उस तरह से होता है। लेकिन जब इस तरह से आप चुनाव हो गया, सब कुछ सेटल हो गया, चुनाव के समय में तो बहुत लोग आते जाते हैं टिकट विकेट के लिए या दूसरी वजह से टिकट नहीं मिला, लेकिन अगर चुनाव के बाद भी जा रहे हैं, इसका मतलब उनको लग रहा है कि कांग्रेस का भविष्य और कांग्रेस में उनका भविष्य, वो दोनों सुरक्षित नहीं है। उनको बीजेपी बढ़ती हुई पार्टी दिख रही, इसे भी देखना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किरण थोड़ा सा चौधरी को- विधानसभा की स्थिति पर भी बात हाँ, कीजिएगा। भाई मुझे बहुत सारे लगता लोग कह रहे हैं कि भाई विधानसभा में भाजपा को बचाने वाला कोई नहीं। मुश्किल है। हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किरण चौधरी को ले लिया है और कहा यह जा रहा है, मतलब हरियाणा से जो खबर आ रही है, कहा जा रहा है कि उनसे कहा गया है कि दीपेंद्र हुड्डा की जो राज्यसभा की सीट खाली हुई है वहां से उनकी बेटी को राज्यसभा भेज दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी उनकी बेटी को राज्यसभा देने की तैयारी में है, ऐसा कहा जा रहा है कि उनको कोई शर्त दी गई है कि कोई पोस्ट आपको दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उससे बचना चाहिए कि भाई वो टिकट चाह रही थी, कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, तो अब उसको 10 साल बाद नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी देश का विकास कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में आ गई। अब उनको आप राज्यसभा दीपेंद्र हुड्डा की सीट पे दे दोगे। यही रहा कि नवीन जिंदल को आप ले आते हो, कुरुक्षेत्र से आप टिकट दे देते हो। यही होता है कि अशोक तंवर जो कांग्रेस में रहते हैं फिर आम आदमी पार्टी में जाते हैं, दोनों जगह कुछ नहीं कर पाते। आजकल आप बहुत नाराज चल रहे हैं। नाराज नहीं सर, मेरा ये कहना है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप आगे बढ़ाइए। आप दूसरे दलों के भ्रष्ट नेताओं को ले आओगे अपनी पार्टी के अंदर, अपने कार्यकर्ताओं को स्पेस नहीं दोगे तो पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी? मैं तो चाहता हूं कि मना कर दें। अगर भारतीय जनता पार्टी जिस नेता को खुद कांग्रेस पार्टी कह रही है कि लड़ती तो जीत जाती, वो अगर भाजपा में आना चाहिए तो भाजपा क्या कांग्रेस पार्टी का वो धड़ा बोल रहा है। ऐसा मत कीजिए कि आप अशोक चौहान को लाते हो, लाते ही राज्यसभा भेज देते हो, नारायण राणे को लाते हो तुरंत राज्यसभा भेज देते हो। पार्टी के जो कार्यकर्ता लंबे समय तक इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जमीनी स्तर पर लड़ते रहे, वो हतोत्साहित होते हैं। आप कैसे इसको जायज ठहराओगे कि जो दूसरे पार्टी में भ्रष्ट थे आपके पार्टी में हरियाणा में विधानसभा में क्या होने जा रहा है आप ये बताइए। देखिए, बहुत आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अब जेजेपी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तैयारी से लड़ेगी। वो सरकार से बाहर हो चुकी है। मनोहर लाल खट्टर अब केंद्र के अंदर आ चुके हैं। सैनी साहब कैसा प्रदर्शन करते हैं मुख्यमंत्री के रूप में ये देखना पड़ेगा, लेकिन बहुत आसान नहीं होगा। जो जाट वोट है वो पूरी तरीके से अब कांग्रेस के साथ जुटे हुए हैं। जिसकी बात की जा रही है वो 40 ज्यादा से नहीं है, 40,000 वोटों से ही हारी है। देखिए, कांग्रेस अति आत्मविश्वास जो है आपको पराजय की तरफ ले जाता है, लेकिन आत्मविश्वासहीनता भी जो है वो भी पराजय की तरफ ले जाती है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है सांगठनिक तौर पर, वो पूरे तरीके से चुनाव के बाद 4 जून के बाद उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत सुस्त है और उसका कॉन्फिडेंस रिगेन करने की आवश्यकता है। वो यदि लौट करके आ जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि हरियाणा उतना मुश्किल होगा या महाराष्ट्र उतना मुश्किल होगा। महत्वपूर्ण बात है कि आपको अपने ऊपर कितनी आप अपने तंत्र को कितना, ये बहुत छोटी सी चीज है कि आप बाहर से लेकर के आते हैं, बाहर से लेकर के आएंगे तो जो अपने अंदर का आदमी है वो अनिश्चितता के दौर में आएगा। मुझे अभी सामंजस्य बैठाना है बीजेपी को। नहीं, सामंजस्य ही नहीं है, आप लाइए ना। लाने के बाद उनको जो है आरपीएन सिंह को लाया गया था उत्तर प्रदेश में, कुर्मी के एक बहुत बड़े नेता थे, बड़े घराने से थे। राहुल गांधी के उस समय मनमोहन सिंह में मंत्री भी थे। लगा कि कुर्मियों का बहुत बड़ा वोट है, क्या वोट आया क्या, लेकिन फिर भी
उनको 2 साल के बाद राज्यसभा दिया, 2 साल कम से कम उनसे काम करवाया। आप एक व्यक्ति को ऐसे ला करके दिए, आप तुरंत एमएलए या एमपी का चुनाव का टिकट दे देते हैं, पहले नहीं करती वो थी गलत बात, मैसेज पहले नहीं करता। करती थी।